तो बच्चों, अब हम यहाँ पे दो बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है परमाणु क्रमांक, और दूसरा टॉपिक यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो है द्रव्यमान संख्या, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान भी बोल देते हैं। परमाणु भार अलग चीज है, परंतु कई लोग परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु क्रमांक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि यदि ये आपको पता है तो आप किसी भी परमाणु के गुण बता सकते हैं, रासायनिक गुण बता सकते हो, उसकी संयोजकता बता सकते हो। तो पहले हम समझें कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो परमाणु क्रमांक मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों में से किसी एक को भी हम काउंट कर सकते हैं। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो वो परमाणु नहीं है, फिर वो आयन हो जाता है। यदि हम परमाणु वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु क्रमांक का मतलब यह है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। जिसे चाहो आप उससे गिन लो। ये परमाणु क्रमांक है। और पता, परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो या प्रोटॉन काउंट कर लो, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए किसी को भी काउंट करके हम परमाणु क्रमांक दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी जो अगला टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें पूरे परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, कम से कम 30 से 35 शब्दों के, तो आपको याद करना होगा। परंतु याद करने के लिए भी रटना नहीं होगा, उसका कुछ तरीका है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए आप, कोई भी जो परमाणु रहता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं, और नाभिक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, बद्ध रहता है, बॉन्डेड रहता है, नाभिक सबसे स्थायी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सामान्यतः अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इसके चारों तरफ घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही रासायनिक गुण निर्धारित करते हैं किसी परमाणु का। इसलिए परमाणु क्रमांक की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही मेनली हम यूज करते हैं, और इससे हमें उसके रासायनिक गुण, उसकी संयोजकता, क्योंकि जो बाहरी कक्षा होती है उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संयोजकता होती है उसकी। तो ये बात तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने परमाणु क्रमांक की बात की, जेड से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान संख्या के लिए यदि हम बात करें तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ये ए बराबर होती है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे हम 60 उसमें लिख दें तो A इज इक्वल टू P प्लस N। अब इन दोनों में संबंध स्थापित करें, इसमें और इसमें। तो देखिए आप, Z का मतलब P होता है, Z बराबर P या E की संख्या, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है Z। मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या है P को हम Z लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा Z प्लस N। N निकालना है तो N इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस Z। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पता है तो हम आसानी से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो, हम एक एग्जाम्पल की बात करें, 6C12। 6 मतलब ये है Z, परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, C में 6C12
12। इस तरफ भी लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिखने के तरीका अपना अपना तरीका है, लिख सकते हैं। परंतु नीचे जो आएगा वो z आएगा और ऊपर जो आएगा वो a आएगा, यानी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए हमें यदि न्यूटन निकालना है तो न्यूटन इज इक्वल टू a माइनस जेड बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, मतलब कार्बन में 6 न्यूटन होते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पे निकालें 92U238, ये तो हो गया आपका Z और ये हो गया A, और यदि हमें n निकालना है तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 238 माइनस 92, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे बचे 6 और यहाँ पे बचे 4, 146, मतलब इसमें 146 न्यूट्रॉन है। अच्छा, इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी हैं तो तीसरी चीज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार अलग चीज होती है कि कोई भी परमाणु कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है उसे परमाणु भार कहते हैं, और इसकी इकाई होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या अकेले यूनिट से भी हम इसे प्रदर्शित, अकेले यू से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। एकीकृत यूनिट कहते हैं यू, अकेली यू का मतलब एकीकृत यूनिट होती है। तो ये परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या थी, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दो छोटे छोटे टॉपिक और समझ लेने चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हें बताया कि किसी भी परमाणु के रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं परमाणु क्रमांक से, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमें इलेक्ट्रॉन बताता है, उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता करते हैं तो परमाणु क्रमांक के द्वारा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए, यदि किसी के परमाणु क्रमांक समान हो तो वो थोड़ा समान व्यवहार करेगा, असमान हो तो थोड़ा असमान व्यवहार करेगा। दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक है समस्थानिक और दूसरी चीज हम यहीं पे लिखते हैं, उससे हम बोलते हैं समभारिक। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, हाँ जी, एक ही परमाणु क्रमांक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक समान, परंतु ऐसा कर देते हैं, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक का बहुत महत्व है, बहुत महत्व समस्थानिक का, क्योंकि यदि परमाणु क्रमांक समान है तो कहीं ना कहीं उनकी रासायनिक क्रियाओं में कुछ तो समानता जरूर आएगी। हम जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसके 3 समस्थानिक होते हैं जी, हाँ 3। पहला होता है 1H1, मतलब परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1। दूसरा होता है 1H2, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 2 हो गई, और तीसरा होता है 1H3। आपको पता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यदि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो केवल प्रोटॉन बचता है, इसलिए H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, और इसका नाम है ट्राइट्रियम। रेडियो एक्टिव होता है, इसे भारी बोलते हैं। बहुत उनके गुण समान होते हैं परंतु कुछ गुण बड़े भिन्न हो जाते हैं, ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही हम यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, 92U235 और 92U238। रासायनिक क्रियाएं तो ये दोनों लगभग समान देते हैं, परंतु ये वाला जो यूरेनियम है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव यूरेनियम होता है, और ये सामान्य यूरेनियम होता है। तो ऐसे ही क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, ये होते हैं 17Cl35 और 17Cl37। इन दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है तो 35.5 हम परमाणु भार कह देते हैं, मास नंबर कह देते हैं, द्रव्यमान संख्या कह देते हैं, जो कि हम निकाल भी चुके हैं, एक न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं।
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे समभारिक के। तो समभारिक के जो परमाणु क्रमांक होते हैं ना, परमाणु क्रमांक, वो तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार समान होते हैं, इसलिए इन्हें समभारिक बोलते हैं। समभारी भी कहा जाता है, मतलब बहुत से लोग इन्हें समभारी कहते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। आइसोबार इंग्लिश में बोलते हैं, आइसोटॉप इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, 6C14 और 7N14, देखो दोनों के परमाणु क्रमांक क्या, द्रव्यमान संख्याएं बराबर हैं, परंतु नीचे परमाणु क्रमांक गलत बोला हमने, दोनों के द्रव्यमान संख्याएं बराबर हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये समभारिक हो जाते हैं। अब हमें वो दो महत्वपूर्ण फिजिक्स की खोजें पढ़नी हैं, जिनसे कि केमिस्ट्री एकदम उठ गई, जिंदा हो गई। जब रदरफोर्ड फेल हो गए थे तो केमिस्ट्री वाले तो डिप्रेस हो गए थे, तो उनके डिप्रेशन दूर करने के लिए हमें वो दो कौन सी खोजें हैं जिन्हें पढ़ना है, परंतु अभी नहीं, उन दोनों खोजों से पहले एक और चीज हमें थोड़ा सा समझना होगा। छोटे यार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यार, इस संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? बस इतनी सी बात, जेब्रा है। वो कैसे? अरे वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना। अबे मस्ती कम कर, स्टेप पे पढ़ाई कर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। जो सूर्य से हमारे पास तक प्रकाश की किरणें आती हैं उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें मतलब विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब कुछ ऐसी बनी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये तो आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, हम इसे ऐसे करके कर दें, कलर बदल देंगे, और पता है इसके लंबवत, इसके बिल्कुल लंबवत हम बना तो रहे हैं, परंतु वो कुछ महसूस नहीं हो पाएगा, परंतु हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये हैं कुछ ऐसी, तो हम तुम्हें हाथ से बताते। ये तो है विद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, ये वाली उंगली, ये है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र मतलब ये विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे ये दोनों क्षेत्र, मतलब यदि हम बात करें तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं, क्षेत्र आपस में लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ना तो विद्युत का प्रभाव देती हैं ना तो चुंबक का प्रभाव देती हैं, इनका अपना प्रभाव होता, मतलब इन्हें टच करके करंट नहीं लगता, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या धूप में जाने से आपको करंट लगा? कभी नहीं लगा होगा, इसलिए इनके पास ये ना तो हमें करंट लगाती हैं, ना ही ये चुंबक यानी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। ये दोनों मिल के तरंगें बना लेती हैं और ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनके चलने का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में, वायु में भी हम मान सकते हैं, ये इनके चलने का वेग होता है। सीधी रेखा में चलती हैं, किसी माध्यम से टकरा के परावर्तित हो जाती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। और कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कांच, जो चश्मा हमने लगाया है, देखो इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगें दूसरी तरफ चली जाती हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा होता।
तो कांच वगैरह जो है इनमें से ये पार हो जाती हैं, इसे अपवर्तन कहते हैं। और किसी माध्यम से टकरा के जब वापस उसी माध्यम में ये लौटती हैं तो इसे परावर्तन कहते हैं। मतलब ये अपवर्तन और परावर्तन का गुण प्रदर्शित करती हैं। कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो कि कुछ अपवर्तन और कुछ परावर्तन बोलते हैं, डल टाइप का रहता है। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनमें पूरा पीछे की तरफ नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो वो अर्ध अपवर्तन और अर्ध परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये और भी बहुत से गुण प्रदर्शित करती हैं। ये जैसे कि हम बात करें तो ये व्यतिकरण प्रदर्शित करती हैं। व्यतिकरण क्या होता है ये भौतिक में आप समझ जाओगे, परंतु व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि गुण भी ये प्रदर्शित करती हैं। और एक बात और बता दें कि जब कोई इनकी स्पीड से चले, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के आधार पे उसकी उम्र पे प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। परंतु ये आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स की बात नहीं है, ये बात हम कभी बाद में फुर्सत में कर सकते हैं। अभी तो हमने ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात की है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से बनते हैं। विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत दुर्बल होता है, परंतु ये दोनों क्षेत्र अपना प्रभाव दूसरे पे नहीं डालते, ये तो तरंगों का प्रभाव केवल देते हैं। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारे जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कई तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं। तो जो दृश्य तरंग दैर्ध्य है, जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक होता है, इसमें तो बहुत सा प्रकाश होता है, परंतु हम केवल दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। दृश्य प्रकाश होता है बैजानी हपी नाला, पहले भी पढ़ चुके हैं परंतु अभी फिर से समझेंगे। VIBGY-OR बिग जोर। पता है बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। और तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे ये चल रहा है ना, ये यहाँ से गया और यहाँ से गया, ये एक कंपन होता है, एक इसमें शीर्ष बनता है, एक गर्त बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कह देते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य। हाँ, यहाँ से हमें प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है और कहाँ तक दिखता है? लाल तक। इसका इनमें दूसरी में बात नहीं कर रहा है, जो दृश्य प्रकाश है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसका होता है। लाल का, वायलेट का सबसे कम होता है। और इन दोनों तरंग दैर्ध्य के बीच का प्रकाश हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल रीजन बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र कहते हैं। बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसे अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। पराबैगनी हिंदी में बोला जाता है पराबैगनी। पराबैगनी को यू भी लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट ये हमें नहीं दिखाई देता। हम बैगनी तक देख पाते हैं, पराबैगनी तक नहीं देख पाते, हम केवल 7 रंग देख पाते हैं बस। और यहाँ पे लाल से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का जो होता है वो अवरक्त होता है। अवरक्त को इंफ्रारेड बोलते हैं, इंफ्रारेड। ये भी हमें दिखाई नहीं देता, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है, जो ताप होता है, जो हीट होती है, वो अवरक्त किरणों के कारण होती है, यानी इंफ्रारेड के कारण ही सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है। यदि किसी तरीके से सूर्य के प्रकाश से इंफ्रारेड किरणों को हटा दिया जाए तो सूर्य का प्रकाश ठंडा हो जाएगा, चंद्रमा जैसा शीतल हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं इसमें बहुत से तरंग दैर्ध्य होते हैं, परंतु हमें कहाँ से कहाँ तक दिखता? बैगनी। तो ये रंग तो तरंग दैर्ध्य तो हो गए, अलग अलग रंग हमें क्यों दिखाई देते हैं? अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण। देखो, यदि ऐसा बैगनी चल रहा है तो जो लाल रंग चलेगा ना वो ऐसा चलेगा। देखो बड़ा हो गया ना तरंग दैर्ध्य यहाँ पे, तो ये लाल दिखाई देता है। इसलिए खतरे के सिग्नल वगैरह लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य कम जगह लेके चल रहा है तो दूर तक जाता है, दूर से ही दिख जाते हैं। इसलिए सामान्यतः जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो ये हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत प्रारंभिक जानकारी थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों नाम का एक पूरा चैप्टर है 12वीं क्लास की फिजिक्स में, तो वहाँ आप इनके बारे में इतना
सारा पढ़ोगे कि ये आपको थोड़ी सी ऐसा लगने लगेगा कि हमने क्या किया था, परंतु ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उन दो कॉन्सेप्ट की जिन कॉन्सेप्ट ने केमिस्ट्री की किस्मत बदल दी। तो वो पहला कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली, साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति अवधारणा। समझना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स होते हैं जिन्हें समझना है। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। द्वैती का मतलब डबल होता है, द्वैती वर्ड है ये, और इसका मतलब डबल होता है। तो क्या थी वो द्वैती प्रकृति अवधारणा, वो बात तो हम बाद में करेंगे, परंतु डी ब्रोगली ने क्या धमाकेदार बात कही थी वो बात हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, सामान्य बात है क्या? बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं, ऊर्जा तरंगें होती हैं, और इनने क्या बोल दिया कि संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। तो ऊर्जा तो तुम्हारे पास भी है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर तरंग है। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके पास ऊर्जा नहीं हो। हर छोटे से छोटे कण के पास ऊर्जा होती है। तो जिसके पास भी ऊर्जा है उसके पास तरंग है। ऐसा डी ब्रोगली ने कहा कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा, तो जिसके पास भी ऊर्जा है उसके पास विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यानी तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय शब्द लगाना बेकार है, यहां पे बात ही मत करो, क्योंकि ना तो वो विद्युत के गुण देती है ना चुंबक के गुण देती है, तो हम तरंग बोल देते हैं, प्रकाश तरंग बोल देते हैं उसे। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि संपूर्ण ऊर्जा यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ है तो दो तो प्रकृति होती हैं पूरे ब्रह्मांड में, तीसरी प्रकृति नहीं होती है। मतलब वो मत समझना कि यार वो कुछ गर्म प्रकृति का है, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रकृति का, ये प्रकृति नहीं होती। पूरे यूनिवर्स में दो प्रकृतियां होती हैं, एक प्रकृति है कण की, द्रव्यमान की, और एक प्रकृति है तरंग की, वेव्स की। तरंग का द्रव्यमान नहीं होता, और वो कहते थे द्रव्यमान में तरंग नहीं होती। परंतु जब डी ब्रोगली ने ये धमाकेदार बात कही, जब इन्होंने ये बात बोली, तो फिर कण के साथ तरंग भी हो गई, क्योंकि कण बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकता। अरे परमाणु इतना छोटा होता है कि दिखाई भी नहीं देता है, तो परमाणु के अंदर नाभिक, उसका केंद्रीय भाग कितना छोटा होता होगा, और नाभिक के पास तो अनलिमिटेड ऊर्जा होती है, असीमित, अपरिमित, अनंत ऊर्जा होती है। तो फिर तो उसके पास तरंग भी बहुत सी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कण के, इसका ही मतलब हो रहा है ये, हर कण के साथ तरंग संलग्न होती है। दो प्रकृति हो गई अब ये, एक तो आपके कण की प्रकृति हो गई और दूसरे तरंग की प्रकृति हो गई, इसीलिए द्वैती बोला है। तो डी ब्रोगली की ड्यूअल नेचर थ्योरी इंग्लिश में इसे बोलते हैं, द्वैती प्रकृति अवधारणा इसे कहते हैं। तो खतरनाक बात होगी कि कण की तरंग संलग्न हो, तो हर कण के साथ तरंग संलग्न रहती है। तो दो प्रकृति हो गई, एक कण की और तरंग की, दो ही तो होती हैं, दोनों मिल के देती हैं। पता, तरंग के साथ भी कण संलग्न होता है, ये मान जाते हैं। अब सुनो जरा, हम इसे आगे पढ़ने से पहले एक रहस्य की बात तुम्हें बताते हैं। पता है इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है तो उसके पास मास -31 kg के उसमें है, तो इतना छोटा हो गया तो वो कण का व्यवहार बहुत कम देगा, ज्यादा व्यवहार तरंग का देगा।
रदरफोर्ड, थॉमसन वगैरह क्या गलती कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को शुद्ध कण मान के चल रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉन कण की प्रकृति कम देगा, तरंग की प्रकृति ज्यादा देगा, ये डी ब्रोगली ने कहा। और जब हम इलेक्ट्रॉन को तरंग मान के चलने लगेंगे ना, तो हमारी 90% समस्याएं तो सॉल्व हो ही जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, हट जाएंगी। समझ में आई ये बात? तो एक सिंपल सी बात ये थी कि उन्होंने बोला था कि हर कण के साथ तरंग संलग्न होती है। अब यहाँ पे डी ब्रोगली में आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ आगे बढ़ना है, परंतु यहाँ पे एक बहुत वीआईपी चीज हमें पढ़नी है। और हमें लगता है कि अभी तक हमने जितना पढ़ाया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। इतनी जगह में पढ़ेंगे, परंतु जगह यहाँ बोर्ड पे हमने कम दी है, परंतु इसकी इंपॉर्टेंट कम मत समझना। डी ब्रोगली से भी 10 गुनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें डी ब्रोगली पे अभी आगे बढ़ना है, परंतु डी ब्रोगली ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत है, तावनादो सिद्धांत हो गया, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अभी हम क्वांटा शब्द से आया है, तो ये क्वांटा क्या होता है अभी हम ये भी समझने वाले हैं कि ये क्वांटा होता क्या है। देखिए अभी आप, मैक्स प्लांक ने क्या बोला, बहुत ही खतरनाक बात बोली, डी ब्रोगली से भी ज्यादा डेंजरस बात थी ये, कि कोई भी काली वस्तु, कृष्ण पिंड, काली वस्तु भी समझ लो, कृष्ण पिंड क्या होते हैं? ये कृष्ण पिंड, हम तो यहां पे काली वस्तु लिखते हैं, काली वस्तु। कृष्ण पिंड ऐसे पिंड होते हैं जो उन पे जितनी ऊर्जा पड़ती है वो सबके सब अवशोषित कर लेते हैं, पूरी के पूरी, जरा सी भी परावर्तित नहीं होती है। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो पूरी के पूरी वापस दे देते हैं। सही बात तो यह है कि ऐसे कोई होता ही नहीं है, ऐसा कोई होता ही नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, गलत नहीं है, ये आदर्श बात है, आदर्श बात। जैसे हम बोले कि यार हम तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, दुनिया में कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपरिमित है, असीम है, अनंत है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये बात? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। परंतु आदर्श बात कह सकते हैं, आइडियल। और आदर्श या आइडियल शब्द तो झूठा शब्द है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आदर्श तक कोई पहुंच जाए तो फिर वो इंसान नहीं बचता, फिर वो भगवान बन जाता है, तो फिर इंसानों के कोई गुणधर्म उस पर लागू नहीं होते। तो कृष्ण पिंड यानी काली वस्तु, ब्लैक बॉडीज ऐसी वस्तु होती हैं जिन पे जितनी ऊर्जा डालो वो पूरी के पूरी अवशोषित कर लेती हैं, और जब हमें चाहिए तो वो पूरी की पूरी हमें वापस दे देती हैं। परंतु व्यवहार में कोई भी वस्तु काली वस्तु नहीं होती है, कृष्ण पिंड नहीं होता है। तो फिर मैक्स प्लांक ने क्या शब्द यूज किया कि कोई भी कृष्ण पिंड यानी काली वस्तु सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है। पहले सुन लो फिर देखना कितना खतरनाक बात है ये। कोई भी कृष्ण पिंड, ऐसे लिख देते हैं हम यहां पे, ब्लैक बॉडी सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है। ये मैक्स प्लांक की बात है, नहीं करती है। वरन वो ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों में उत्सर्जित करती है। छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल। यार मैक्स प्लांक ने यहाँ काली वस्तु लगा के इस नियम को थोड़ा सा आइडियल क्यों बनाने की कोशिश की है? व्हाट इज द रीजन? ये क्या कारण था कि मैक्स प्लांक ने काली वस्तु
शब्द यूज किया। उसके लिए आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक बार फिर से याद करना पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मतलब ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। फिर दूसरी बात, कोई भी कार्य जब किया जाता है तो बिना ऊर्जा के नहीं होता। यदि कार्य होगा तो ऊर्जा लगती जाएगी, लगातार कार्य होगा तो लगातार ऊर्जा लगेगी। अब सुनिए, आप ये कह रहे हैं लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती नहीं है, क्योंकि कार्य करोगे तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी और लगातार कार्य करोगे तो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होगी। मतलब दुनिया में कोई भी काम लगातार हो ही नहीं रहा है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो ऐसे नहीं लगा रही है, ऐसे लगा रही है। डर गए प्लांक कि यार इतनी बड़ी बात कैसे कह दूं मैं कि दुनिया में कोई भी काम सतत नहीं हो रहा है। प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी तेज स्पीड से चलता है। और मैक्स प्लांक यदि काली वस्तु यूज नहीं करे तो प्रकाश भी ऐसे ही ऐसे चलता हुआ माना जाएगा, फैकेट में चलेगा, लगातार तो नहीं चलेगा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ भी लगातार हो ही नहीं रहा है। बंडल में हो रहा है, फैकेट में हो रहा है, छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे बंडल में। और इन फैकेट या इन बंडल को पता क्या बोला, ये जो छोटे छोटे बंडल थे ना, इन्हीं को तो उन्होंने बोला है क्वांटा। और इसी से ये बना था क्वांटम सिद्धांत। तो मैक्स प्लांक बोले यार इतनी खतरनाक बात, परंतु उन्होंने ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा, परंतु उन्होंने कहा यार इतनी खतरनाक बात मैं कैसे बोल दूं यार। और उन्होंने एक आगे भी बोला कि एक क्वांटा की एनर्जी, एक बंडल की एनर्जी, मतलब हम यहां पे बोल दें एक बंडल, बंडल मतलब फैकेट, बंडल, अब तो हम बंडल नहीं बोलेंगे, अब तो हम क्वांटा बोलेंगे, कि ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। यह है क्वांटा, यह है क्वांटा। बोले इतनी एनर्जी ही इमिट होती है, इससे कम एनर्जी इमिट नहीं होती। और एनर्जी जब उत्सर्जित होगी, इमिट का मतलब उत्सर्जित होना, एनर्जी जब उत्सर्जित होगी तो एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू उत्सर्जित होगी। ये क्वांटा होता है एच न्यू। एच क्या है? एच को यहां पे बोलते हैं प्लांक नियतांक। इसकी कुछ वैल्यू होती है, अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो अपने याद नहीं है, अभी हम देख के बता देंगे कि ये कितनी है। और न्यू होती है जो उत्सर्जित हो रहा है ना, उत्सर्जित विकिरण, विकिरण ऐसे लिखते हैं क्या, विकिरण की आवृत्ति, तो एच न्यू। और पता है इस एच न्यू को प्रकाश के उसमें बोलते हैं, बाकी तो क्वांटा बोलेंगे, परंतु इन केस ऑफ लाइट यानी प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए ये भी तुम्हें याद रखना है, क्वांटा, प्रकाश के लिए क्वांटा को फोटान कहते हैं। हाँ, प्रकाश में यही क्वांटा फोटान कहलाता है, कहलाता है। ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, ऐसे लगाओ ना इन्वर्टेड। एच न्यू मतलब एक फोटान, तो बोलते ना प्रकाश का एक फोटान वहां जाके टकराया, तो ये एच न्यू है, एक फोटान है। तो इसी को बाकी दूसरी चीजों के लिए क्वांटा कहते हैं। यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो न्यूनतम मात्रा है ऊर्जा की, इस इतना उत्सर्जित होती है, अवशोषित भी इतनी होगी। तो मैक्स प्लांक डर गए, उन्होंने इसलिए उन्होंने कहा आदर्श बना दो, जो बिल्कुल सही नहीं होता, तो उन्होंने कृष्ण पिंड बोल दिया। परंतु जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कॉन्सेप्ट देखा, जिन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी उस समय उन्होंने डिस्कवर कर ली थी, तब वो बड़ा वैज्ञानिक ने मैक्स प्लांक से आके बोला कि भैया तुमने बिल्कुल सही बात बोली है, ये ब्लैक बॉडी हटा दो, कोई भी वस्तु कर दो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस ब्लैक बॉडी को हर वस्तु का बोल दिया। हर वस्तु ऐसे ही करती है। कौन ने बोला ये? आइंस्टीन ने। तो सुधार कर दिया मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में। आइंस्टीन ने ये करेक्शन किया, ये सुधार किया
कि नहीं भैया कृष्ण पिंड नहीं, ब्लैक बॉडी नहीं, एनी बॉडी, कोई सी भी वस्तु हो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती है, पैकेट में चल करती है और दुनिया में सब काम बंडल में हो रहा है, परंतु वो इतने जल्दी जल्दी होता है कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं। पंखा चलता है, इसका फोटो खींचना तो तुम्हें लगेगा ऐसा ऐसा चल रहा है, कैमरा पकड़ लेता, हमारी आंख तो हम पलक झपकाते हैं तो सामने अंधेरा होता है क्या? नहीं होता। तो हमारी आंख तो पलक झपकाने का समय तक महसूस नहीं कर पाती है, तो फिर तो ये पैकेट और उससे कम समय में उत्सर्जित होते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ऊर्जा का सतत उत्सर्जन नहीं होता है, विभक्त विभक्त मात्राओं में उत्सर्जन होता है, और जिस मात्रा का, जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उस न्यूनतम मात्रा को क्वांटा कहते हैं, और प्रकाश के संदर्भ में उससे हम फोटान कहते हैं, और उसका अमाउंट होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच एक प्लांक ने अपना नियतांक दिया था, वो है, एच का मान भी लिख दे रहा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ऐसे 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 ये प्लांक स्थिरांक का मान होता है। तो अब आपको एक बात यहां से समझ में आएगी, आप खुद ही ऑब्जर्वर बनो और आप खुद ही ये चीज निकालो कि इलेक्ट्रॉन लगातार कैसे घूम सकता है। पैकेट में घूमेगा, पैकेट में घूमेगा तो सतत वर्णक्रम नहीं देगा, इसीलिए तो वो छोटी छोटी रेखाएं देता है। तो वो हमारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई, समाधान मिल गया हमें उस समस्या का इससे। तो अब दो चीजें, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी आपको समझ में आ गया कि इनने कोई छोटी मोटी बात तो नहीं बोली थी, इन्होंने तो पूरी प्रकृति के कार्यों की दशा और दिशा बदल दी थी। परंतु मैक्स प्लांक डर गए थे तो उन्होंने काली वस्तु बोल के इसे आदर्श बना दिया था कि सबके लिए नहीं कह रहे। हम कहते हैं कि वो सब गधे हैं, वो सब नेता बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर हम ये नहीं कहेंगे, ये कहने में तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम पता क्या शब्द बोलेंगे कि 90% नेता बेवकूफ़ बनाते हैं। अब जो भी नेता हमारे पास आएगा बोले तुमने हमसे ये बोला, तो हम बोलेंगे नहीं तुम तो 10% में हो। हमारे पास 100 लोग आगे कहेंगे क्यों तुमने हमसे ये बोला, तो हम बोलेंगे नहीं तुम तो 10% में हो, वो दूसरे 90% हैं। इसमें बचने का रास्ता मिल जाता है हमें, है ना। जब हम यही बोल देते हैं कि 90% बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे, तो एक उठ के आया क्यों तुमने हमसे बेवकूफ़ बोला, हमने कहा तुमसे थोड़ी बोला, दूसरे 90% हैं। ऐसे ही करके बारी बारी से सब उठ के हम सबसे ही बोल देंगे कि नहीं तुमसे नहीं बोला, बाकी सब लोगों से बोला है, तो बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेतागिरी बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं इसे। तो ऐसे ही इन्होंने ये किया था, कृष्ण पिंड बोल दिया तो उन्होंने कहा ये तो आदर्श बात है, और आदर्श बात बिल्कुल सही हुई है भैया, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखो। परंतु जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे देखा तो कृष्ण पिंड की जगह हर रंग की बॉडी का बोल दिया कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती। वही अल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने क्या दिया था, E इज इक्वल टू mc² दिया था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे जिन्होंने ये बोला था। अब दो बड़ी बड़ी चीजें हमें फिजिक्स में मिली। एक, अच्छा ये दोनों चीजें तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, अगली साल पढ़ोगे। आधुनिक भौतिकी की ये मुख्य शाखाएं हैं, मुख्य अध्याय हैं जिन्हें आप पढ़ोगे, बहुत डीपली पढ़ोगे। परंतु अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे। इसलिए रसायन पढ़ने के लिए अभी हमें समझना पड़ता है, और बहुत डिटेल इनका हो सकता है। अब तो हम आ जाएं डी ब्रोगली पे, कि डी ब्रोगली भैया भी तो बहुत अच्छी बात कह चुके हैं कि हर कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है। तो कौन से कण के साथ कितनी तरंग संलग्न रहती है, ये बात हम डी ब्रोगली की देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, डी ब्रोगली की बात तो हो ही गई। द्वैती प्रकृति, डबल द्वैती है वो, द्वैती जैसा लिख लेना, डबल बिहेवियर है ना, डबल नेचर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पाई जाती है, तो पाई जाती है। तो जिसके पास भी ऊर्जा है उसके पास तरंग है, तो ऊर्जा तो हमारे पास भी है, इसका मतलब हमारे पास भी तरंग है। तो डबल बिहेवियर तो हम भी दे रहे हैं यहाँ पे। अब कौन कितना बड़ा बिहेवियर देगा ये पता। तरंग दैर्ध्य फिर से आपको बता दें, 20 बार पहले भी बता चुके हैं, 21वीं बार फिर से सुन लो। कोई तरंग एक कंपन में जितनी दूरी तय करती है उसे उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ये तरंग दैर्ध्य मजाक नहीं है, इसके आधार पे हमने अलग अलग कलर की व्याख्या की है कि कम तरंग दैर्ध्य वाला बैगनी और ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला
लाल, और उससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला दिखता ही नहीं है, महसूस होता है, गर्मी लगती है। और बैगनी से कम तरंग दैर्ध्य वाला बीमार कर देता है, कैंसर करता है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें हमें कैंसर कर देती हैं, तो इनसे बचना चाहिए। आज की डेट में सूर्य से बहुत पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिंग, हमारी परिरक्षण करती थी, रक्षक लेयर थी, सतह थी, वो हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं कि वो ओजोन लेयर टूट रही है। अंटार्कटिका के ऊपर तो होल भी हो गया है। तो ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली किरणों में से पराबैंगनी किरणों को रोक देती थी। अब वो आने लगी हैं पृथ्वी पे भी, और आने लगी हैं तो तुम देखो बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। कोरोना तो वैसे भी हाहाकार मचाया हुआ है, परंतु ये आज होली के दिन ये आपका ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। आप सोचो, होली के दिन सुबह से शाम तक फुर्सत भी नहीं मिलती थी, परंतु यहाँ भोपाल में मेरे यहाँ लॉकडाउन है, होली पे बाहर निकलने पे प्रतिबंध है। तो एक फ़ायदा तो मैं ये हो रहा है कि मैं ये बैठ के यहाँ पे बैठ के थोड़ी खड़े होके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और कुछ अच्छी अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब आप देखिए, तो डी ब्रोगली की बात करें। अब देखो, हमें मालूम है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टाइन बोलते हैं अंग्रेजी में इसे, परंतु हिंदी में आइंस्टीन लिख देते हैं। उन्होंने बोला कि E=mc² होता है। ये क्वेश्चन नंबर हमने पहला मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। दूसरी बात हम करें कि अभी मैक्स प्लांक पढ़ा, मैक्स प्लांक ने क्या बोला। मैक्स प्लांक ने बोला E=hν। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि ये बंडल जो चलता है उसकी ऊर्जा hν होती है। उस बंडल को हम क्वांटा कहते हैं, और यहीं से शुरू होगी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स। सुनिए, आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अलग ही बुक है वो। दोनों E के बराबर हैं, दोनों के आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों का उपयोग कर लिया जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं mc² = hν। इस E की mc² यहाँ रख दी तो mc² = hν हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं mc × c स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है ये। तो और न्यू आवृत्ति है, h प्लांक स्थिरांक है hν। न्यू को इधर ले आओ और mc को सामने पहुंचा दो, तो c/ν इधर बचा, h/mc यहाँ बचा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, वो है c=ν λ। ये 9वीं क्लास का फार्मूला है। तो c/ν क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, न्यू आवृत्ति है, और c प्रकाश की चाल है। तो c/ν की जगह हम इसमें क्या लिख सकते हैं, c/ν की जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो लैम्डा = हो गया h/mc। ये आ गया तरंग के लिए। अब जो तरंग किसी कण के साथ संलग्न रहती है उसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ये बात भी यहाँ पे लिख लो। हर कण के साथ तरंग संलग्न होती है, उस तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं, द्रव्य तरंग कहते हैं। तो कह दो यहाँ पे ये द्रव्य तरंग हो गई। मैटर वेव, मैटर वेव बताया था डी ब्रोगली की द्वैती प्रकृति अवधारणा, मतलब द्रव्य तरंग संकल्पना। तो अब तुम्हें एक नई तरंग का नाम भी यहाँ से पता लग गया, द्रव्य तरंग। तो लैम्डा =h/mc ये तरंग के लिए आया, ये द्रव्य तरंग के लिए नहीं आया। अब हम इसे इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। माना कि कोई कण है, क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला है माना कि कोई कण जिसका द्रव्यमान, जा ऐसे लिखते हैं दाजे से, अच्छा दाई लिखा था, जिसका द्रव्यमान m, तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि कण के साथ तरंग होती है, तो उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा वेग v है। किसके दम पे बताया, ये बात हमने मानी डी ब्रोगली के ये वाह है
द्वैती प्रकृति अवधारणा से, प्रकृति अवधारणा से, क्योंकि हम तरंग को वेग में जो उसमें कण में जोड़ रहे हैं, अवधारणा से भी तो लिख दो। अब पता है, अब लैम्डा हम यहां पे लिख रहे हैं, ये लैम्डा कण का है, ये तो तरंग का था, और एच तो वही है प्लांक का, ये एम बे उसका था, अब हमने यहां एम लिखा और सी की जगह क्या वी लिख दिया। ये है समीकरण डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग का समीकरण। ये क्या है? ये है डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग का समीकरण। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम भी। आगे भी बढ़ेंगे, अभी यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम बोल सकते हैं कि एम वी इज इक्वल टू पी, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, तो हम एम बी की जगह पी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, ये नियतांक से हटा दो तो लैम्डा समानुपाती है संवेग के। तो किसी कण का तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संवेग बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि या तो द्रव्यमान बढ़ेगा या वेग बढ़ेगा। मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, वो कम तरंग की प्रकृति देता है। मतलब यदि हम हैं यहाँ पे, द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण हमारी तरंग की प्रकृति कम होगी और तुम में से अधिकतर लोगों की तरंग की प्रकृति हमसे ज्यादा होगी। मतलब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, यहीं से आगे बात बढ़ाए तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, व्युत्क्रमानुपाती है। मास बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग प्रकृति कम होगी। अतः लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वेग ज्यादा वेग से चलोगे तो तरंग प्रकृति कम होने वाली है आपकी। तो ये है, तो क्या बोलेंगे, द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें ये चीज मिल गई, ये उसका स्टेटमेंट आया डी ब्रोगली का, बोला कि किसी कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्ध करने दे सकते हैं, वो पेपर में पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप ऐसे सिद्ध कर देना जो कि हमने किया है ना, और बाद में लिख देना इति सिद्धम। तो ये लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी कि तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये द्रव्य तरंग का एक आपके पास रिलेशन आया। ये इसका आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसे। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, परंतु उससे पहले हम तरंग से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, जो बातें आपके लिए जरूरी हैं। और जरा जो डी ब्रोगली का समीकरण है ना, उसकी भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो हटा देते हैं। देखिए, जो डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग के लिए जो संबंध दिया है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, इसे गतिज ऊर्जा से अपन जोड़ें तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के से लिख रहे हैं। के क्या है? गतिज ऊर्जा है, भूलना मत, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इसे क्या करो, 2 को ऊपर ले आओ, नीचे m को ले आओ। 2k अपान एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2k अपान एम। ये मान यहां पे रख दो तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसे आपको याद नहीं करना है, हाँ, इसे आपको याद नहीं करना है, ये अपने आप आएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम, और ये वाला v की जगह ये रख दें तो ये हो जाएगा 2k अपान एम। इस अंडर रूट एम से ये m कटेगा तो ये अंडर रूट एम आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा h अपान अंडर रूट 2k m।
के मतलब गतिज ऊर्जा। ये हमारा एक फार्मूला आ गया। हमें ये लग रहा है कि आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ तरंगों वाली बातें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम करते हैं वो बात, और कुछ फार्मूले हम यहाँ पे लिख ही लेंगे जो आपको उपयोग में आते हैं। अभी तक हमने जो जो फार्मूले यहाँ पे यूज किए, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरा वाला फार्मूला किया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। और भी हमने किया था, परंतु हम उनकी बात करके यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए, जब कोई तरंग चलती है तो ये है, इसे बोलते हैं शीर्ष और इसे बोलते हैं गर्त, क्रस्ट एंड ट्रफ। मैक्सिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी बोलते हैं। शीर्ष को क्या बोल देते हैं? उच्चिष्ट, और इसको क्या बोल देते हैं? निम्निष्ट, ठीक है। ये यहां से यहां तक की जो दूरी, ये तरंग का अक्ष होता है। इसे तरंग का क्या बोलते हैं? अक्ष। तरंग अक्ष से शीर्ष तक की अधिकतम दूरी, शीर्ष तक तो अधिकतम ही होगी यार, गर्त तक की भी दूरी, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए को बोलते हैं आयाम। हिंदी में एम्पलीट्यूड नहीं लिखते, इंग्लिश में तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ए को कहते हैं आयाम। आयाम का मतलब क्या है? अधिकतम विस्थापन। कहां से विस्थापन, ये भी समझो, इसीलिए तो समझा रहे हैं। अधिकतम मतलब ये इस अक्ष के ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन करते हुए चल रहे हैं, तो इस अक्ष से अधिकतम विस्थापन है, इस अक्ष से ये भी अधिकतम विस्थापन है, दोनों एक के बराबर होंगे। और यदि हम यहां से यहां तक की दूरी लें तो बाय से प्रदर्शित करते हैं। बाय का मतलब होता है विस्थापन। तो एक बात आपने यहां पे मार्क कर ली कि जो विस्थापन और अधिकतम विस्थापन होता है वो हम तरंग के अक्ष से लेते हैं। अक्ष से उस पॉइंट तक की अधिकतम दूरी आयाम, और किसी यहां पे देखा तो ये कम है, क्योंकि ये तो वाइब्रेशन ऊपर और नीचे हो रहा है ना, ये कंपन ऊपर और नीचे हो रहा है। अब जरा देखना यहां पे, एक कंपन में एक शीर्ष और एक गर्त बनते हैं, मतलब एक कंपन यहां से यहां तक होगा। ये वाली पूरी दूरी होती है तरंग दैर्घ्य, इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। पता है, ये वाली दूरी भी इतनी होती है, इसे भी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ये वाली दूरी भी इतनी होती है, इसे भी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। यानी एक कंपन में तय की गई दूरी या दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तीनों बराबर होती हैं, इनमें आपको अंतर नहीं समझना चाहिए। तो दूरी होती है तरंग दैर्घ्य। चलिए ठीक है। अब एक कंपन में लगे समय को आवर्त काल बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। मतलब यहां से वो पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा, पता तुम्हें तरंग का मतलब भी तो नहीं पता होगा ना अभी तक। तरंग का मतलब होता है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक तरीका। कैसे जा रही है वो, ये तरीका अलग अलग तरंगों की बात करता है। ऊपर नीचे कंपन करते हुए जा रही है तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, आगे पीछे कंपन करते हुए जा रही है तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और इस तरंग में कुछ चलता नहीं है, याद रखना, तरंग में कुछ चलता नहीं है। तरंग में केवल माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। तो एक कण को यहां से टकराया, दूसरे को एनर्जी दे दी, दूसरा इधर आया, तीसरे को दे दी, ऐसे सब ऊर्जा चलती है। यानी जब तरंग चलती है तो माध्यम उसके साथ नहीं चलता, माध्यम में केवल विक्षोभ चलता है। तो ये माध्यम का विक्षोभ है। ये माध्यम के कण ऊपर नीचे अपनी जगह पे होते रहते हैं। तो एक कंपन में लगा समय, मतलब हम यहां पे बोलेंगे एक कंपन में लगा समय, इसे बोलते हैं आवर्त काल। आवर्त काल कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति बोलते हैं। मतलब आवृत्ति को यदि हमें परिभाषित करना है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलेंगे प्रति सेकंड कंपनों की संख्या।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, ये आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब t इज इक्वल टू 1/न्यू, आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति या आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। ये रिलेशन भी आपके लिए बहुत काम का है। आवृत्ति की जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है HZ से लिखते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलते हैं इसे, HZ हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है, इसका मतलब भी समझ लो कि एक हर्ट्ज मतलब क्या होता है। हम यहां पे लिख देते हैं, एक हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में एक कंपन। ये 1 हर्ट्ज होता है। यदि 1 सेकंड में एक कंपन करे तो 1 हर्ट्ज। बड़ी यूनिट होती है किलो हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज। मतलब 1 किलो हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 1000 कंपन। मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज हम यहां पे लिख देते हैं, 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। और मेगा हर्ट्ज भी होता है, 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻6 हर्ट्ज। ये इकाइयां आपको पता होनी चाहिए यार, ये जरूरी है। ये आप नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके तो आप बैठते हो, बैठना ही चाहिए। यदि नहीं बैठते हो तो वीडियो देखते समय टाइम पास नहीं होता है। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसे नोट करिए। तो हमें आवृत्ति भी समझ में आ गई और आवर्तकाल भी समझ में आ गया, आयाम भी समझ गए। और पता है इनके बीच में जैसे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये हमारे लिए ये वेग है, ये आवृत्ति है और ये तरंग दैर्ध्य है। तो हमारा जो अगला जो रिलेशन आ गया वो क्या आ गया, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये तरंग का वेग है, v का मतलब है तरंग का वेग। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक और, अच्छा न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/t। अरे यार ये फार्मूला बोलोगे सर कहां से आ गया, तो वेग बराबर दूरी बटे समय तो होता है, एक कंपन की दूरी एक कंपन का समय। हाँ सिंपल सी चीज है, कोई डेरिवेशन मेरिवेशन नहीं है। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं λ/t। ये हमारे कुछ यहां पे फार्मूले आ चुके हैं जिन्हें हम आगे उपयोग में लाएंगे। एक और बात समझ लो आप, हाँ वो बड़ी बात है जिसे आपको समझना चाहिए, और वो बात हम यहां पे लिखते हैं और उसे बोलते हैं तरंग संख्या। तरंग संख्या का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य का विपरीत, इनवर्स। मतलब वेव संख्या को हम लिखते हैं न्यू बार, न्यू के ऊपर लगा देते हैं बार, तो न्यू बार बराबर होता है 1/λ। ये बात आप कभी मत भूलना। तो वेव संख्या तरंग संख्या बराबर 1/λ, यानी तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है। याद रखिए, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है, भूलेंगे तो नहीं। तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है। 3 बार बोल दिया, बार बार बोलते हो सर आप, तो न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं और ये तरंग संख्या है। तो हम यहाँ पे एक अलग बॉक्स बना के बोलते हैं तरंग संख्या। ये मिटाएंगे नहीं अभी, न्यू बार बराबर 1/λ। ये आपके अभी काम पड़ने वाला है। अब हम एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारी केमिस्ट्री में, हमारे रसायन में बहुत उपयोगी है, परंतु है तो वो फिजिक्स का। तो अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, परंतु इसके बाद जो केमिस्ट्री की धुआंधार बातें होंगी ना, तो अपन फिजिक्स पीछे छोड़ देंगे। तो अब जो चीज़ आपको अगली समझना है और पढ़ना है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करना है। जब प्रकाश विद्युत उत्पन्न कर देता है तो उसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव।